हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे अभ्युदय के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों ने कल की क्लास में जो हमारे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये जो हमारा सेशन चल रहा है, इसमें हमने कल की जो क्लास थी, प्रीवियस क्लास में हमने देखा हुआ था कि किस तरह से जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, उन्होंने यूरोपीय कंपनी को बाहर करने के बाद और फिर अब वो जो भारतीय जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे उन पर अपनी नज़र गड़ा दी है। और उस क्रम में उन्होंने बंगाल पर अपना किस तरीके से अपना अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में हमने प्लासी और बक्सर का युद्ध देखा, हमने इलाहाबाद की संधि देखी। और इलाहाबाद की संधि के बाद जो सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा था, तो वहीं से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। किस तरीके से ब्रिटिश ने मैसूर पर अपना अधिकार या अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो कल की जहाँ पर क्लास खत्म हुई थी वहाँ से हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब मीर जाफर की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके पुत्र नजीमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। नजीमुद्दौला जो 1765 से लेकर कर 1766 ईस्वी तक 1 साल ही केवल रहता है बंगाल का नवाब। मीर जाफर का पुत्र है ये नजीम। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखने योग्य है, वो पॉइंट ये है कि 1765 में ही जो रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरा कार्यकाल चालू होता है। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बंगाल का गवर्नर बना करके वापस भेजा जाता है। बंगाल का गवर्नर के रूप में दूसरा कार्यकाल चालू होता है, ठीक है। और दूसरे कार्यकाल के रूप में जो रॉबर्ट क्लाइव है ये 1765 से लेकर के 72 ईस्वी तक भारत में रहता है। और इस क्रम में जैसे ही ये भारत आता है, सबसे पहले तो ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसका प्रारूप तैयार करता है और फिर उसके बाद ये द्वैध शासन चालू करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जो बंगाल में द्वैध शासन है वो किस नवाब के समय में स्टार्ट किया गया, तो नवाब था उस समय नजीमुद्दौला। द्वैध शासन लागू करता है रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन है क्या, हम देख लेंगे। द्वैध शासन में हम देखेंगे कि जो भी राजस्व संबंधी जो भी कार्य हैं, राजस्व संबंधी जो भी अधिकार हैं या फिर हम लोग देख लेते हैं विदेशी राजस्व हो गया, विदेशी संबंध हो गया, व न्याय हो गया। राजस्व, विदेशी संबंध एवं न्याय, ये तीन जो महत्वपूर्ण जो कार्य थे ये तो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में रख लिए। राजस्व, विदेशी संबंध और न्याय, तीन ये महत्वपूर्ण कार्य अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में रख लिए। और जो बंगाल का जो नवाब है उसको प्रशासन संबंधी कार्य दे दिया गया। यानी कि अब आपको प्रशासन संबंधी कार्य करना है। उसमें जो है हम देखेंगे सुरक्षा, ठीक है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। ये सारे कार्य बंगाल के नवाब के अधीन कर दिए गए। यानी कि जो भी खर्च वाले कार्य थे वो बंगाल का नवाब करेगा और जो भी आय संबंधी शक्तियां थी वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। और नवाब को ये प्रशासन संबंधी कार्य करने के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक का 53 लाख रुपए वार्षिक का जो है भाई, क्योंकि राजस्व संबंधी कार्य अधिकार सारे मिल गए अंग्रेजों को और बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी भी पूरी तरीके से मिल गई थी अंग्रेजों को। तो उस दीवानी से जो भी राजस्व का संकलन हो रहा था उसमें से 53 लाख रुपए नवाब को दिए जा रहे थे। इन तीनों क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो प्रशासन संबंधी कार्य है वो करने के लिए, ठीक है। हम देख रहे हैं नजीमुद्दौला के बाद 66 में नजीमुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला नवाब बनेगा सैफुद्दौला। अगला नवाब दोस्तों बनेगा सैफुद्दौला। ये भी एक कठपुतली नवाब ही है। इसका कार्यकाल 1766 से लेकर के और 1770 ईस्वी तक रहेगा सैफुद्दौला का कार्यकाल, ठीक है। एक कठपुतली शासक है सैफुद्दौला भी। सैफुद्दौला के बाद हम लोग देखते हैं मुबारक-उद-दौला। 1770 में सैफुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी और 1770 में मुबारक-उद-दौला नवाब बनेगा।
1770 से लेकर के और 1775 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये याद रखने वाली चीज थी, क्योंकि द्वैत शासन आएगा नजमुद्दौला के समय में। अब देखिए मुबारक-उद-दौला 1770 में बंगाल का नवाब बनाया गया। 1775 में मुबारक-उद-दौला को हटा दिया गया। हटाया क्यों गया था? क्योंकि हम देखेंगे कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये क्या करेगा कि जो ये द्वैत शासन है इस द्वैत शासन को समाप्त कर देगा। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा? 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1773 में कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स आता है और वॉरेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त करके और प्रशासन संबंधी तथा राजस्व संबंधी दोनों शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित कर देगा, यानी अपने हाथों में केंद्रित कर लेगा। प्रशासन संबंधी शक्तियां भी और राजस्व संबंधी दोनों शक्तियां वॉरेन हेस्टिंग्स अपने पास केंद्रित कर लेगा। और जब अपने पास केंद्रित कर लेगा तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स ये दलील देगा कि जब दोनों ही कार्य हमें को करने हैं तो फिर बंगाल में नवाब की स्थिति ही क्यों है, बंगाल में नवाब की आवश्यकता ही क्यों है। इसलिए 1775 ईस्वी में 1775 में जो कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट है ये भी एक ऑर्डर जारी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के 1775 के ऑर्डर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 1775 के ऑर्डर के द्वारा नवाब का पद समाप्त कर दिया जाएगा। नवाब पद समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बंगाल से नवाब का पद 1775 में समाप्त कर दिया गया। वैसे 1775 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था, अपने हाथों में शक्ति केंद्रित कर ली थी, लेकिन 1775 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बंगाल से नवाब के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसलिए अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन है तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन हो जाएगा? मुबारक-उद-दौला अंतिम नवाब। ठीक है, तो अगर कभी कहा जाए तो द्वैत शासन स्टार्ट कब हुआ पहली बार रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा? तो नजमुद्दौला के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कब किया द्वैत शासन को? तो मुबारक-उद-दौला के जब नवाब था उस समय में। अंतिम नवाब कौन है बंगाल का? तो मुबारक-उद-दौला है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बंगाल पूरी तरीके से अब जो राजनीतिक नियंत्रण है, अभी तक तो राजस्व नियंत्रण था, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ? पूरी तरीके से राजस्व एवं यानी दीवानी और राजनीतिक दोनों ही नियंत्रण, दीवानी और प्रशासनिक दोनों ही नियंत्रण अंग्रेजों को प्राप्त हो गया बंगाल के ऊपर। ठीक है, तो बंगाल एक तरीके से अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी बन गई। आगे हम लोग देखते हैं कि अब इस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हो चुकी थी अंग्रेजों के अधीन। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी बम्बई प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत में अंग्रेजों की। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर्स की नियुक्ति होती थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो अब इन दोनों प्रेसिडेंसियों के लिए भी कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अब बंगाल के बाद जो अंग्रेज हैं इन्होंने अगला निशाना बनाया मैसूर को, और मैसूर को भी अपने नियंत्रण में लाने के लिए इन्होंने जो जो कार्य किए उसका हम लोग एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। ठीक है, बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब अगला टारगेट क्या था? अगला टारगेट मैसूर था। तो हमें मैसूर के बारे में पहले देखना है कुछ चीजें। देखिए, जो मैसूर है तो मैसूर राज्य के हम देखेंगे कि मैसूर राज्य की आखिरकार स्थापना कैसे हुई, कैसे मैसूर राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो 1700 या इसकी हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं 1565 ईस्वी से। देखिए 1565 ईस्वी में क्या हुआ था? इस समय अगर हम लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत का एक मैप हल्का सा रफली बनाए तो 1565 ईस्वी का ये आसपास का समय है जब दक्षिण भारत में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य शासन कर रहा था। बहुत ही मजबूत एक साम्राज्य था विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य के पास ही एक और साम्राज्य था जिसका नाम था बीजापुर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हो गया और आपका उसका जो पड़ोसी साम्राज्य था बीजापुर। अब इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में टकराव होगा 1565 ईस्वी के आसपास के एरा में, और इसमें 1565 में एक युद्ध होता है तालीकोटा का।
सॉरी दोस्तों, बीजापुर नहीं, बहमनी, बहमनी साम्राज्य, और ये है विजयनगर। ठीक है, तो 1565 ईस्वी के आसपास यहाँ पे दक्षिण भारत में दो साम्राज्य, दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, 1565 में क्या होता है, इन दोनों के मध्य तालीकोटा का युद्ध होता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होगा विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के मध्य, जिससे क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, और अब चूंकि तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य कमजोर होने लगेगा, और धीरे धीरे जो विजयनगर साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था, इसके ही अवशेषों पर बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी जो शक्तियां हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगी। उन्हीं में से एक कर्नाटक भी था, उन्हीं में से मैसूर भी था। ठीक है, तो हम देखेंगे तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विघटन चालू हो गया, विजयनगर का विघटन प्रारंभ हो गया, और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर, और विजयनगर के अवशेषों पर विभिन्न साम्राज्य अस्तित्व में आए। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के विघटन के पश्चात ही उसके अवशेषों पर विभिन्न जो साम्राज्य हैं वो अस्तित्व में आए। उन्हीं में से एक साम्राज्य था दोस्तों मैसूर का, उन्हीं में से एक साम्राज्य था मैसूर का। तो 1722 के इरा के आसपास, 1722 के आसपास एक यहाँ पर एक साम्राज्य का गठन होता है। एक साम्राज्य जो है काफी शक्ति केंद्रित कर लेता है, और इसका नाम था मैसूर। मैसूर में इस समय वाडियार वंश का शासन होता है, और वाडियार वंश के अधीन जो मैसूर है, मैसूर एक शक्ति के रूप में उभरता है। ठीक है, और इस वाडियार वंश का जो शासक था इस इरा में, जब ये हैदर अली का जन्म हो रहा है, हैदर अली जब प्रकाश में आ रहा है, तो वाडियार वंश का एक शासक था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। ठीक, 1734 से लेकर के और 1766 ईस्वी तक ये चिक्का कृष्णराज का शासन रहता है। ठीक है, जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन होता है तो इस मैसूर के क्षेत्र में एक वंश था वाडियार वंश। इस वाडियार वंश का शासन स्थापित हो जाता है। इस वाडियार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज जो कि 1734 से 1766 ईस्वी तक इस मैसूर का शासक होता है। इस चिक्का कृष्णराज के दो मंत्री हैं, चिक्का कृष्णराज के दो मंत्री थे। एक मंत्री का नाम था नंजराज, और एक का नाम था देवराज। तो देखिए इन नंजराज और देवराज, ये जो दो मंत्री हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली, इनको हम लोग कह सकते हैं शक्तिशाली मंत्री थे वाडियार वंश के। यानी कि चिक्का कृष्णराज शासक तो अवश्य था, लेकिन चिक्का कृष्णराज की पीछे की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, यानी कि सिंहासन के पीछे की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो कौन है, नंजराज और देवराज है। यानी ये जो दो मंत्री हैं, इन्हीं का पूरी तरीके से प्रभुत्व है किसके ऊपर, मैसूर राज्य के ऊपर। इन्हें चिक्का कृष्णराज तो केवल नाम मात्र का एक शासक है, लेकिन असली शक्ति किसके हाथों में केंद्रित है, इन दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में। ठीक, इसी चिक्का कृष्णराज के समय में ही हैदर अली प्रकाश में आएगा, हैदर अली का जन्म होगा। तो हैदर अली 1722 ईस्वी में, अब हम बात स्टार्ट करते हैं हैदर अली से, क्योंकि मैसूर के बारे में अगर हमें पढ़ना तो हमें हैदर अली के बारे में हमें देखना होगा। थोड़ा सा चीज़ें हम पहले हैदर अली के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे। तो देखिए हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है इसके जो पिता हैं ये भी वाडियार जो वंश है इसके अधीन एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। 1749 ईस्वी में इस नंजराज ने, जो नंजराज ने हैदर अली की प्रतिभा से प्रसन्न होकर के और इसको पहली बार एक सैनिक अधिकारी के रूप में वाडियार वंश के अधीन इसको नियुक्त किया था।
ठीक है। 1749 ईस्वी में नंजराज ने क्या किया था, हैदर अली को नियुक्त किया था। ठीक, अब चूंकि हैदर अली प्रतिभाशाली था ही, तो इसको जल्द ही 1755 ईस्वी में ही, मात्र 6 साल बाद ही इसको डिंडीगुल का सूबेदार फौजदार बनाया जाता है। डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। ठीक, देखिए 1749 ईस्वी में पहली बार ये वाडियार वंश के अधीन सेवा में शामिल हुआ। नंजराज ने इसको सेवा में शामिल किया और महज 6 वर्ष के अंदर ही इसको क्या किया गया, इसको डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। जब डिंडीगुल को इसको फौजदार बना के भेजा जाता है, तो वहीं डिंडीगुल में ही ये हैदर अली फ्रांसीसियों की मदद से या यूरोपियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार बना देगा। यूरोपियों की मदद से ये आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हैदर अली ने किस स्थान पर यूरोपियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था, तो डिंडीगुल में। ठीक है, हैदर अली देख ही रहा था उस समय आक्रामक नीतियों, जो ब्रिटिश हैं, जो अदर जो यूरोपीय हैं, उनकी आक्रामक नीतियों को हैदर अली देख ही रहा था। तो समझ रहा था कि अगर हमको अपने क्षेत्रों की रक्षा करनी है या फिर हमें अपना साम्राज्य विस्तार करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक यूरोपियों की तरीके ही एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करना पड़ेगा। तो 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में हैदर अली क्या करेगा, यूरोपियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करेगा। क्लियर। 1758 में ही हम देखते हैं, 1758 ईस्वी में जो समय है, इस समय मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था। यानी मराठाओं के द्वारा जो मैसूर राज्य है वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका था, काफी अस्थिरता आ गई थी। तो 1758 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण से उत्पन्न अस्थिरता के कारण हैदर अली मैसूर, या इस मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, 1758 ईस्वी में जब मराठाओं ने श्रीरंगपट्टनम यानी मैसूर पर आक्रमण किया, तो उस आक्रमण से अस्थिरता आ गई थी। जो शासक चिक्का कृष्णदास था, इतना प्रभावशाली था नहीं कि मराठाओं को उस आक्रमण को सही सलामत रोक पाता। नंजराज और देवराज के हाथों में पूरी शक्ति केंद्रित थी। तो अब 1758 ईस्वी में डिंडीगुल से हैदर अली अपनी सेना को लेकर के मैसूर पे आएगा, मतलब यहाँ श्रीरंगपट्टनम में आएगा। श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी उसकी रक्षा करने के लिए, और ये पहली बार जो है, जो आंतरिक मामले हैं मैसूर के, उस आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप करेगा। और अगले साल ही 1759 ईस्वी में ये इन दोनों मंत्रियों को, जो कि काफी प्रभावशाली हो चुके हैं, इन दोनों मंत्रियों को ही ये अपदस्थ कर देगा, इनके पद से इनको हटा देगा। ठीक है, 1759 ईस्वी में हैदर अली दोनों मंत्रियों को पद से हटा देगा। ठीक है, क्योंकि इस समय हैदर अली काफी शक्तिशाली हो गया है, तो अपनी शक्ति के बल पर, शक्ति के द्वारा दबाव डाल करके, और दोनों जो मंत्री हैं नंजराज और देवराज, इन दोनों को रास्ते से हटा देगा। उन दोनों को, उनकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को छीन लेगा। ठीक, 1761 ईस्वी आते जो हैदर अली है, ये मैसूर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, यानी अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। ठीक, देखिए जिस तरह नंजराज और देवराज अपना प्रभाव स्थापित करे हुए थे शासक चिक्का कृष्णराज के ऊपर, वैसे ही 1761 में हैदर अली इन दोनों मंत्रियों को हटा करके और जो शासक चिक्का कृष्णराज है इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। यानी कि अब
अब जो है शासक तो है चिक्का कृष्णराज, लेकिन जो शासक के पीछे की है, जो हम कहें कि उस तख्त के पीछे की, सिंहासन के पीछे की जो वास्तविक शक्ति है वो कौन है? वो है हैदर अली। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कि 1766 ईस्वी आते आते 1766 ईस्वी में जो कि चिक्का कृष्णराज है इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसकी मृत्यु होते ही जो मैसूर की जो राजमाता है उससे अनुमति लेके या उसके कहने पर हैदर अली अब मैसूर राज्य की सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लेगा। यानी कि अब जो हैदर अली है ये स्वयं उस सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। ठीक है, 1766 ईस्वी में कृष्णराज जी की मृत्यु होने के बाद, कृष्णराज जी की मृत्यु के पश्चात हैदर अली मैसूर की सत्ता अपने हाथों में ले लेगा। मतलब कि हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। हैदर अली स्वयं जो है हैदर अली ही इस मैसूर की गद्दी पर आसीन हो गया। ठीक है, पहले शुरुआत में तो वो क्या कर रहा था, एक तरीके से चिक्का कृष्णराज को ही बैठा करके उस सिंहासन के पीछे की शक्ति के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन बाद में इसने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। क्लियर है ना? चलिए, ठीक। अच्छा, एक चीज हमको और देखना है कि जब इन मराठाओं के साथ संघर्ष कर रहा था हैदर अली, 1758 में आता है, 1759 में संघर्ष करके और मराठाओं को श्रीरंगपट्टनम से खदेड़ देता है, तो उसी समय जो नंजराज है जिसने इसको सेना में भर्ती किया था, इस नंजराज ने हैदर अली को फतेह हैदर बहादुर की उपाधि दी। ठीक है, इसी समय हम देखेंगे 1759 ईस्वी में ही मराठाओं को जब ये खदेड़ देता है, तो मराठाओं को खदेड़ने के उपलक्ष्य में नंजराज इसको फतेह हैदर बहादुर की उपाधि देता है। फतेह हैदर बहादुर की उपाधि किसने दी? नंजराज ने दी। ठीक है, और क्यों दी थी? क्योंकि जो मराठे हैं, इन मराठाओं से श्रीरंगपट्टनम किसने रक्षा की थी? मराठाओं को श्रीरंगपट्टनम से बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग, जब ये बैठ जाता है उस गद्दी पर 1766 ईस्वी में, पूरी 1761 ईस्वी से ही इसका प्रभाव स्थापित हो जाता है, अपना जो प्रभाव ये डालने लग जाता है, लेकिन 1766 में वास्तविक रूप से उस गद्दी पर बैठ जाता है। अब इसके बाद ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू करेगा, और उस क्रम में ये सुंदा हो गया, कनारा हो गया, बेगनूर हो गया, इन क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार कर लेता है, इन क्षेत्रों को ये जीत लेता है। ठीक है, कुछ हम चीजें देख लेते हैं इस हैदर अली की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, कुछ इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। ठीक, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। देखिए, जो हैदर अली था ये धार्मिक दृष्टिकोण से काफी सहिष्णु प्रकृति का शासक था। ठीक, इसने जिस तरीके से मुस्लिमों को इसने ऊंचे पदों पर आसीन किया, उसी तरीके से जो हिंदू जो मंत्री हैं, जो हिंदू जो व्यक्ति थे, उनको भी इसने अपने शासन के में ऊंचे पदों पर आसीन किया। यानी अपने शासन के जो ऊंचे जो पद हैं उस पर मुस्लिमों के साथ साथ इसने हिंदुओं की भी नियुक्ति की। ठीक, उसी तरीके से एक उल्लेख आता है कि इसकी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम है, तो इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक मंदिर था मुंडेश्वरी देवी का। श्रीरंगपट्टनम के मुंडेश्वरी देवी जो मंदिर है, मुंडेश्वरी देवी जो मंदिर है, मराठाओं के आक्रमण के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इस मुंडेश्वरी देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है, इसको जीर्णोद्धार के लिए इसने क्या किया था? इसने धन दिया था। मराठाओं के आक्रमण के समय मुंडेश्वरी देवी मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसको जो है उसकी मरम्मत करने के लिए, उसकी मरम्मत हेतु हैदर अली ने धन दिया था। ठीक, तो इन चीजों से हम देखते हैं कि हैदर अली एक धार्मिक सहिष्णु प्रकृति का शासक था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हैदर अली के जो सोने व तांबे के जो सिक्के हैं, सोने व तांबे के सिक्कों पर भाई हैदर अली ने जो अपने राज्य में जो सिक्के जारी किए थे,
तो हैदर अली के सोने व तांबे के सिक्कों पर एक तरफ उसका नाम भी अंकित होता था और एक तरफ शिव हो गए, पार्वती हो गए और विष्णु, इनकी भी आकृतियां बनी होती थी। सिक्कों पर शिव, पार्वती व विष्णु की आकृति बनी होती थी। ठीक, चलिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई किसके बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में। सांस्कृतिक उपलब्धि, राजनीतिक अगर हम लोग उपलब्धि देखेंगे तो राजनीतिक उपलब्धियों में हम देखते हैं कि जो पहला आंग्ल मैसूर वार हुआ था, इस फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया था। ठीक है, साथ ही साथ इसने जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने सुंदा का क्षेत्र हो गया, बेदनूर का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों को इसने अपने नियंत्रण में कर लिया था, यानी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। इसने अपनी जो सेना है उसको यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना चालू कर दिया था। डिंडीगुल में इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ठीक, तो इसके अगर हम लोग राजनीतिक, ठीक है, एवं सामरिक उपलब्धि देखें, अगर हम लोग इसकी राजनीतिक और सामरिक उपलब्धियों के बारे में देखते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मैसूर का सुदृढ़ीकरण किया इसने एवं विस्तार किया। ठीक है, सुंदा और बेदनूर के क्षेत्र जो थे, सुंदा व बेदनूर, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं डिंडीगुल में इसने, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ठीक है, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अपनी जो सेना है, सैनिकों को उसने यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना चालू कर दिया। क्लियर। कृषि और व्यापार के क्षेत्र में इसने काफी अच्छा खासा कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही हम देखेंगे इसने अपनी नौसेना को मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, अपनी नौसेना को इसने ये समझ गया था कि अगर जो हमको अपना प्रभाव बना के रखना है, अगर हमें यूरोपियों पर नियंत्रण अंकुश लगाना है, तो हमको अपनी नौसेना को मजबूत करना होगा। इसलिए इसने क्या किया कि अपना जो क्षेत्र है वहां पर व्यापार की भी बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ जो यूरोपीय हैं इन पर भी अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए इसने अपनी जो नौसेना है, अपने जो व्यापार के लिए भी अगर हम कह दें तो जहाजों वगैरह के मरम्मत पर, जहाजों के निर्माण पर इसने काफी अच्छा खासा योगदान दिया। ठीक है, काफी अच्छा खासा कार्य किया। तो इसने जहाजों का भी निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। एक इसने कहा जाता है कि हैदर अली के समय में ही इस मैसूर राज्य में एक कारखाना स्थापित किया गया था जहां पर जहाजों का निर्माण होता था। ठीक है, तो इसने जहाजों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। साथ ही साथ नौसेना को इसने मजबूत करने का प्रयास किया। चलिए, अब हम, ये तो हो गया हैदर अली के बारे में। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, कुछ फैक्चुअल चीजें, और फिर हम लोग सीधे चारों जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उनके बारे में डायरेक्ट सीधे चर्चा करेंगे। ये बात थी हैदर अली के बारे में। अब हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। जिस तरीके से हैदर अली एक धार्मिक सहिष्णु शासक था, उसी तरीके से टीपू सुल्तान भी एक धार्मिक सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। इसने श्रृंगेरी का मंदिर है, उसके निर्माण हेतु, उसकी मरम्मत हेतु इसने भी दान किया था, धन वगैरह की व्यवस्था की थी। 1782 ईस्वी में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उस समय पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ समय पश्चात हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान शासक बनेगा। उससे पहले हम जन्म देख लेते हैं। तो टीपू सुल्तान का जन्म 1749 ईस्वी में होता है। देखिए, इसको याद रखने का तरीका है, 1749 ईस्वी में जब नंजराज पहली बार हैदर अली को अपनी सेना में भर्ती करता है, उसी समय टीपू सुल्तान का 1749 ईस्वी में टीपू सुल्तान का जन्म होता है। ठीक है, टीपू सुल्तान भी काफी विलक्षण प्रतिभा का, काफी विलक्षण बुद्धि का युवक था। बहुत जल्द ही इसने जो तेलुगु भाषा के साथ साथ कन्नड़, तमाम यूरोपीय भाषाएं
फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा इत्यादि भाषा इसने बहुत ही जल्दी अल्पकाल में से सीखी थी। ठीक है, यानी कि अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी तेलुगु और कन्नड़ वगैरह, उनके अलावा इसने जो यूरोपीय भाषा है उनको भी सीखा, जो मुगलों की जो भाषा थी फारसी उसको भी सीखा। तो ये सारी भाषाएं इसने सीखा और इसका प्रभाव भी ये पड़ा कि बाद में हम देखेंगे कि 1792-93 के दौरान ये तमाम यूरोपीय जो देश हैं उनके साथ, ये तमाम यूरोपीय और एशियाई देशों के साथ ये संबंध बनाने का प्रयास करता है और काफी हद तक ये संबंध बनाने में सफल भी होता है। ठीक, तो ये इसकी जो बहुत सारी भाषाओं की जानकार था, इसी कारण से सब चीजें होती हैं। एक चीज देखेंगे 1789 में एक क्रांति हुई थी, इसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान बहुत अधिक प्रभावित था। ठीक है, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उससे टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित था और ये सोचता है कि जब इस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के से जो फ्रांस की जो जनता है वो जब अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं मुगलों से और जो यूरोपीय हैं इनसे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते। जब वहाँ की जब जनता इस ऐसी क्रांति कर सकती है तो ऐसी क्रांति हम भी कर सकते हैं। तो इससे टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित हुआ था, फ्रांसीसी जो क्रांति थी, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय तक 1789 पहुँचते पहुँचते जो 1790 के आसपास तक मैसूर काफी हद तक 2 युद्ध हो चुके थे, तीसरा युद्ध होने वाला था आंग्ल मैसूर। तो इस समय तक काफी हद तक मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभाव भी स्थापित होने लग गया था। तो अब टीपू सुल्तान इससे प्रभावित होगा और इससे प्रभावित होने के बाद ये अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, इसकी जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, इस श्रीरंगपट्टनम राजधानी में जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाता है। ठीक है, जैकोबिन क्लब है क्या? ये फ्रांसीसी सैनिकों का एक तरीके से क्लब था जहां फ्रांसीसी सैनिक वगैरह आकर के शाम को बैठते थे। ठीक है, तो ये जैकोबिन क्लब क्या है? फ्रांसीसी सैनिकों का एक क्लब था। ठीक, तो इस क्लब के निर्माण में भी टीपू सुल्तान काफी योगदान देता है जैकोबिन क्लब का, और अपने आप को ये जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बताता है। ठीक, और इस जैकोबिन क्लब का जो है सदस्य भी अपने आप को बताता है, कहता है कि मैं भी जैकोबिन क्लब का सदस्य हूँ, टीपू सुल्तान कहता है। साथ ही अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाता है, स्वतंत्रता वृक्ष। ठीक है, फ्रीडम ट्री। 2 चीजें याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में कौन सा शासक अपना योगदान देता है, या फिर जैकोबिन क्लब के सदस्य के रूप में कौन सा शासक अपने आप को कहता है, तो कौन है? टीपू सुल्तान। दूसरी बात, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष कौन लगाता है? तो टीपू सुल्तान लगाता है। ठीक है, चलिए एक चीज और कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे टीपू सुल्तान ने माप तौल के लिए एक पैमाने का निर्माण किया, एक पैमाना जो है नवीन पैमाने का विकास किया। यहाँ पे चीज ध्यान रखने लायक है, इसने बाजार नीति वगैरह में भी काफी अच्छा काम किया था। माप तौल हेतु नवीन पैमाने का विकास किया। ठीक, साथ ही साथ हम देखेंगे एक नवीन कैलेंडर भी जारी किया। टीपू सुल्तान ने एक नवीन कैलेंडर भी जारी किया था। ठीक है ना? चलिए, इसने जो है अपने जो टीपू सुल्तान ने अपने जो सैनिक हैं उन सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए एक फ्रांसीसी अधिकारी की भी नियुक्ति कर रखी थी, मतलब एक फ्रांसीसी ट्रेनर। इसने जो अपने सैनिकों को फ्रांसीसी पद्धति में ही युद्ध में जो युद्ध कलाएं हैं उनमें निपुण करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग दिलाने के लिए एक फ्रांसीसी ट्रेनर भी नियुक्त कर रखा था। और यही कुछ कारण थे जो कि
थर्ड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसके बाद फोर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसका एक कारण बने। साथ ही साथ इसने श्रीरंगपट्टनम में भी एक शस्त्रागार की स्थापना की और वो फ्रांसीसियों की सहायता से इसने शस्त्रागार की स्थापना करने का प्रयास किया। एक तोप खाने की भी इसने स्थापना की अपने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों की मदद से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी पोटोनोमक के युद्ध में 1782 ईस्वी में, पोटानोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान शासक बनता है। ठीक है, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने अपने पिता के साथ उस युद्ध में शामिल तो हुआ था, लेकिन फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही 1782 में उसी दरमियान हैदर अली की मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान शासक बन जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ अन्य उपलब्धियों में अगर हम लोग देखते हैं तो इसने आंतरिक एवं बाह्य स्थिति से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत सैन्य बल का गठन किया था और साथ ही साथ इसने एक नौसैनिक शक्ति का भी गठन किया। ठीक है, एक जो है एक बहुत ही मजबूत सेना का गठन किया। समझ गया था कि अगर अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो एक मजबूत सेना होनी चाहिए, साथ ही साथ एक मजबूत नौसेना भी होनी चाहिए। आर्थिक उपलब्धियों में अगर हम देखते हैं तो टीपू ने कृषि एवं व्यापार दोनों में सुधार करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसने कृषि में सुधार हेतु जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त करके खालसा भूमि को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, उपलब्धियों में अगर हम लोग देख लें, इसकी भी उपलब्धियां देख लेते हैं। कृषि एवं व्यापार में सुधार। ठीक है, कृषि में अगर हम लोग सुधार की बात करते हैं तो इसने जो है क्या किया, जागीरदारी जो प्रथा है, जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके, जागीरदारी जो प्रथा है इसको समाप्त करके खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि देखिए जागीरदारी प्रथा के द्वारा जो जमीन है उस जागीरदार की हो जाएगी, जिससे इनका राजस्व बढ़ जाएगा। इस वजह से इसने जागीरदारी प्रथा समाप्त करके और खालसा भूमि की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया ताकि जो राज्य है उसको अधिक से अधिक लगान की प्राप्ति हो सके, राज्य को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। ठीक है, चलिए साथ ही इसने देखिए एक चीज और क्या किया कि राजस्व को बढ़ाने के लिए इसने जो कृषक हैं और जो राज्य है उनके बीच के जो मीडिएटर्स तो वही जागीरदार और जमींदार होंगे, क्योंकि वही किसानों से क्या करेंगे, लगान वसूलेंगे। जो जमींदार थे वो किसानों से लगान वसूल करके और फिर अपना एक हिस्सा काट के और बाकी राजकोष में जमा करते थे। तो टीपू सुल्तान ने किसानों के और राज्य के इन दोनों के बीच के जो मीडिएटर्स हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया और अब जो है जो कृषक है वो सीधे जाकर के राजकोष में अपना लगान जमा कर देंगे, जिससे कि बीच में जो कमीशन की जो राशि है वो बच जाएगी। तो इसने जो है इसने क्या किया कि जो बिचौलिए हैं, जो किसानों के और राज्य के बीच के जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक, ये तो इसकी एक तरह के आर्थिक उपलब्धि हमने देख ली। सांस्कृतिक उपलब्धि में अगर हम देखेंगे तो ये अपने पिता की तरीके ये भी एक जो है काफी सहिष्णु शासक है और इसने श्रृंगेरी का जो मंदिर है उस श्रृंगेरी के मंदिर को इसने उसके जीर्णोद्धार हेतु उसके जो है मरम्मत के लिए इसने काफी ज्यादा धन वगैरह दिया था। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं हम लोग कि टीपू सुल्तान ने यूरोपियों की तरीके ही ये तो हमने कृषि में सुधार की बात देख ली। व्यापार में अगर हम सुधार की बात देखते हैं तो व्यापार में वृद्धि हेतु इसने यूरोपियों की तरीके ही यूरोपियों के तरह ही व्यापारी कंपनी का गठन किया। व्यापारी कंपनी का गठन किया, जिस तरह यूरोपीय कंपनियां थी उसी तरीके इसने अपनी स्वयं की एक व्यापारी कंपनी का गठन किया और ये अब डायरेक्ट ही भारत के अंदर के विभिन्न राज्यों के साथ
और साथ ही साथ विदेशी देशों के साथ, जिनमें से अफगानिस्तान, तुर्की, ठीक है, ईरान, वर्मा हो गया, फ्रांस हो गया, इनके साथ इसने व्यापार करना चालू किया। यूरोपीय की तरह ही इसने भी अपनी व्यापारिक कंपनी का गठन किया और तुर्की, ईरान, फ्रांस, चीन, ठीक है, अफगानिस्तान, इन देशों के साथ इसने स्वयं भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, स्वयं व्यापार प्रारंभ किया। और इसका देखिए इन देशों के साथ स्वयं व्यापार करने का उद्देश्य क्या था कि एक तो जो है इनसे व्यापारिक संबंध भी बन जाएंगे, दूसरा इनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, तो राजनीतिक संबंध भी बनने की संभावना है, ताकि अगर कभी भविष्य में अंग्रेजों के साथ अगर युद्ध होता है तो जो फ्रांस है, जो अफगानिस्तान है, चाइना है, ये इनमें क्या करेगा, इनकी मदद कर सकता है। मेन क्या था, मेन जो है देखिए इस समय इनके लिए आवश्यक था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच तो टकराव चल ही रहा था भारत में, इसलिए इन्होंने फ्रांसीसियों को अपने साथ शामिल करने का भरसक प्रयास किया, ताकि आगे जाकर के कभी अंग्रेज से जो भी सामना होगा अंग्रेजों से, तो उन अंग्रेजों के साथ लड़ाई में ये फ्रांसीसी इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, ये तो हम लोगों ने ये तो देख लिया हमने हैदर अली के बारे में। सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगर हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में सांस्कृतिक अगर उपलब्धियों देखते हैं तो वही है श्रृंगेरी के मंदिर हेतु दान दिया था, यानी या फिर कहें हम श्रृंगेरी का जो मंदिर है, श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत कराई थी। ठीक, तो अपने पिता के तरीके ये भी एक सहिष्णु शासक था। अब हम लोग देखते हैं कि मैसूर दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था हैदर अली के नेतृत्व में, और ये बात अंग्रेजों को किसी भी तरीके से स्वीकार करनी थी। अंग्रेजों ने अभी तक क्या किया था, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया था, और बक्सर का युद्ध जीतने से अंग्रेज क्या है, बिल्कुल से बक्सर का युद्ध जीत करके अंग्रेज बिल्कुल से जो है आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ठीक ना, 1764 में इन्होंने देखिए क्या किया था, तीन बड़ी शक्तियों को, जिसमें से मीर कासिम हो गया बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम, और अवध का नवाब, जो कि अवध के नवाब को उस समय नवाब वजीर कहा जाता था, क्योंकि अवध का जो नवाब होता था वो मुगल सम्राट का वजीर भी होता था। तो तीन महत्वपूर्ण बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों ने 1764 के बक्सर के युद्ध से हरा दिया था, और बंगाल पर इन्होंने अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इससे अंग्रेज पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए थे, ऊर्जा से भरे हुए थे, और ये अब ये किसी भी तरीके से ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जो मैसूर का राज है ये शक्तिशाली हो जाए। मैसूर जो है मैसूर का राज अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके और अपने जो है समृद्धशाली हो जाए। ठीक, तो अब अंग्रेजों का अगली नजर किसके ऊपर थी, मैसूर राज्य के ऊपर थी। तो जब अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, तो उस क्रम में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जो कि बढ़ रही थी, बंगाल के बाद वे मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे, और इसी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है कि हमें 4 आंग्ल मैसूर युद्ध देखने के लिए मिलते हैं। और ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए कब कब हम देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से चालू हुआ और 69 तक चला। ठीक है, प्रथम युद्ध जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से चला, 1769 तक चला। इसमें इसी में मैं एक पूरा चार्ट जैसा बना देता हूँ। इसमें मैं सारी चीजें एक साथ लिख देता हूँ, सारी युद्धों को इसी में मैं डिटेल कर देता हूँ। हैदर अली इसमें विजयी रहा। ठीक है, इस समय हैदर अली विजयी रहा। इस समय जो है जो अंग्रेजी सेना है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। देखिए मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा जो काल था गवर्नर के रूप में वो 1765 से 72 तक चला, तो उसी के बीच का ही समय है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, रॉबर्ट क्लाइव
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है। हैदर अली विजयी रहा, ठीक है। और जो प्रथम युद्ध है इसकी समाप्ति कैसे हुई, तो प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई मद्रास की संधि द्वारा। मद्रास की संधि द्वारा अप्रैल 1769 में समाप्ति, ठीक है। मद्रास की संधि के द्वारा अप्रैल 1769 में इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। हैदर अली इसमें विजयी रहा और अंग्रेजों को हैदर अली की ही शर्तों पर अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, संधि करना पड़ा, ठीक है। एक तरीके से अंग्रेजों के लिए ये अपमानजनक संधि थी, अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी। भाई देखिए अभी अंग्रेज जो है 1764 में या 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि की है। इतनी बड़ी शक्तियों को इन्होंने परास्त किया है और कुछ ही समय के पश्चात 69 में ही हैदर अली जो कि अभी नया ताज़ा शासक बना हुआ है 66 में ही, उसने इन यूरोपियों को, इन अंग्रेजों को परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी, बहुत ही अपमानजनक बात थी और इनको जो है हैदर अली की ही शर्तों पर जो अंग्रेजों को संधि करना पड़ गया, ठीक है। चलिए कारण देखते, अगर हम लोग कारण देखें कि प्रथम युद्ध का कारण क्या था, कारण तो सीधी सीधी बात वही है कि इधर हैदर अली भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है और उधर यूरोपीय जो अंग्रेज हैं वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। अंग्रेज मैसूर को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाह रहे हैं और मैसूर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका यही मुख्य कारण था। दूसरी ओर क्या है कि 1708 मतलब इसी समय 1767-68 के आसपास की बात है, 66-67 में, इस समय फिर से मराठाओं का और जो मैसूर हैं इनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और इस स्थिति का लाभ उठा करके जो अंग्रेज हैं इन्होंने हैदराबाद का जो निजाम है इसको धन वगैरह दे करके और हैदर अली के विरुद्ध उकसाया और इसको जो है उकसा करके इसको जो है कहा कि जाकर क्या मैसूर पर आक्रमण करिए, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, शुरुआत में निजाम और अंग्रेज मिलकर के मैसूर के ऊपर आक्रमण करेंगे, लेकिन इस स्थिति को भांप करके हैदर अली तुरंत ही मराठाओं के साथ और निजामों के साथ एक संधि कर लेता है और उस संधि के द्वारा ये जो अंग्रेजों ने निजाम को अपने साथ शामिल कर रखा था उस गुट से निजामों को अलग कर लेता है और अब अंग्रेज अकेले रह गए और इस तरीके से हैदर अली ने अंग्रेजों को पूरी तरीके से परास्त किया और आखिरकार अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ेगी हैदर अली के साथ। और इस संधि की अगर शर्तें हैं तो हम देखेंगे इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को और हैदर अली को दोनों को भी एक दूसरे के जो जीते गए जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को वापस करना था। संधि की अगर हम लोग शर्तें देखें तो संधि की शर्तें, एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करना था, ठीक है। पहली शर्त तो ये हो गई, एक दूसरे को जो विजित क्षेत्र में वापस करना है, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहरी आक्रमण के समय जो अंग्रेज हैं वो श्रीरंगपट्टनम की सहायता करेंगे। दूसरी शर्त ये थी इस संधि की, बाहरी आक्रमण के समय अंग्रेज मैसूर की सैनिक सहायता करेंगे, ठीक है। पहली संधि क्या है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया जाएगा। दूसरी संधि के अनुसार बाहरी आक्रमण के समय में अंग्रेज मैसूर की सैनिक सहायता करेंगे और तीसरा जो है कि युद्ध हार जाने के रूप में ब्रिटिश की ओर से हैदर अली को हर्जाना दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी शर्त थी अंग्रेज हैदर को युद्ध हर्जाना देंगे। देखिए अभी तक क्या था, अंग्रेज जब से मजबूत हुए थे तब से सिर्फ युद्ध हर्जाना प्राप्त ही कर रहे थे, इन्होंने कभी भी युद्ध हर्जाना देना नहीं स्वीकार किया था। इसलिए ये अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक बात हो गई क्योंकि अब इनको हैदर अली को युद्ध हर्जाना भी देना पड़ गया, जीते हुए क्षेत्रों को भी वापस करना पड़ गया, साथ ही साथ बाहरी आक्रमण के समय में
इनकी सैनिक मदद करने के लिए सैनिक मदद भी स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय युद्ध की। ये जो द्वितीय युद्ध है दोस्तों, ये चला 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक। ठीक है, पहले युद्ध में तो हैदर अली ने निजामों को इस गुट से बाहर कर लिया था और इससे अंग्रेज अकेले पड़ गए थे और अंग्रेज हार गए थे। दूसरा युद्ध जो हम लोग देखेंगे, इसमें भी वही समस्या है, ब्रिटिश और हैदर अली दोनों ही दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो हैदर अली है, अच्छा 1771 में क्या हुआ, एक घटना हुई 1771 में कि मराठाओं ने मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि जो ये संधि हुई थी प्रथम युद्ध के बाद, मद्रास की संधि, इस संधि के अनुसार जो अंग्रेज हैं उनको तो मद्रास की सैनिक सहायता करनी थी, यानी जो मैसूर है उसकी सैनिक सहायता करनी थी अंग्रेजों को, क्योंकि संधि की शर्त थी। लेकिन 1771 में जब मराठा आक्रमण करते हैं मैसूर के ऊपर, तो अंग्रेज जो है कोई भी किसी भी तरीके की सैनिक सहायता नहीं भेजते। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया इस द्वितीय युद्ध का। दूसरा कारण ये था कि 1773 में मैसूर के क्षेत्र में एक जगह थी मैसूर के क्षेत्र में एक जगह थी माहे, जिस पर फ्रांसीसी बस्ती थी, जिस पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। और 1773 में अंग्रेज उस माहे पर आक्रमण करके माहे को अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इससे जो हैदर अली है, इस हैदर अली की जो प्रभुसत्ता है उसको चुनौती मिलती है और द्वितीय युद्ध का कारण ये बन जाता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस युद्ध के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स देखते हैं तो 1782 ईस्वी में पोर्टानोवा के युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1782 पोर्टानोवा के युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है और फिर शासन और फिर नेतृत्व जो है युद्ध का जो नेतृत्व है वह टीपू सुल्तान करेगा। 1782 में टीपू सुल्तान शासक बन गया और अब ये युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान करेगा। हम देखते हैं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस समय अंग्रेजी सेनापति है आयरकूट। अंग्रेजी जो सेनापति है वो है आयरकूट। ठीक, और गवर्नर है इस समय, गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेनापति आयरकूट है, गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स है। इसकी ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो देखिए एक संधि थी मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त। कब हुई थी मंगलौर की संधि? मार्च 1784 में। देखिए चूंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान भी अब युद्ध करते करते थक चुका था, अब इस कंडीशन में नहीं था कि वो इस युद्ध को और ज्यादा घसीटे। इस वजह से मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हो जाती है और एक तरीके से जो युद्ध है इस पे अगर हम देखें कि कौन विजयी हुआ, तो कोई नहीं, बराबर का युद्ध रहा। बराबर का युद्ध रहा, यानी कि ना तो अंग्रेज विजयी हुए और ना ही मैसूर विजयी हुआ। ठीक है, बराबर का युद्ध रहा। फिर हम बात करते हैं तृतीय युद्ध की। देखिए तृतीय युद्ध चला 1790 से लेकर के और 1792 ईस्वी तक। ठीक, इस तृतीय युद्ध में हम देखते हैं कि मैसूर पर नेतृत्व किया टीपू सुल्तान ने। ठीक है, मैसूर का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया और अंग्रेजी जो सेना, जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश हैं, तो इस समय गवर्नर था कॉर्नवालिस। ब्रिटिश गवर्नर कौन है? कॉर्नवालिस है। एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नर है दोस्तों कॉर्नवालिस। ठीक है, इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनाकर के भारत भेजा गया था। इसका कारण क्या था इस तृतीय युद्ध का? 1787 ईस्वी में इस युद्ध का कारण यह था कि 1787 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान है उसने अपने राजदूत विदेशों में भेजे थे और जो विदेशी हैं फ्रांस, अफगानिस्तान, इन सबसे सहायता मांगने का प्रयास किया था, इन सबसे सहायता ली थी। और 1789 ईस्वी में एक कारण इसका ये था कि इसका कारण की अगर बात करते हैं, श्रावणकोर में 1789 ईस्वी में
त्रावणकोर में टीपू सुल्तान क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक, त्रावणकोर जो कि अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित क्षेत्र था, इस त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान आक्रमण कर देता है और त्रावणकोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। कब? 1789 ईस्वी में। एक तो ये तृतीय युद्ध का कारण था, दूसरा जो है कारण ये था कि 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान विदेशों से सहायता मांगने का प्रयास करता है, जिनमें फ्रांस, अफगानिस्तान आदि से सहायता का प्रयास करता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब का भी निर्माण करने का प्रयास करता है, एक जैकोबिन क्लब का भी निर्माण करता है। ये भी एक युद्ध के कारणों में से एक है। ठीक, इस युद्ध में क्या हुआ कि जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने मराठों व निजाम इन तीनों के साथ मिलकर के एक त्रिगुण बना लिया था। ठीक है, इसमें जो है कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर के एक त्रिगुण बना लिया था और इस त्रिगुण बनाने की जो शर्तें थी वो क्या थी, और इसने जो है कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम को ये लालच दिया कि जो भी क्षेत्र जीते जाएंगे उन क्षेत्रों को हम लोग आपस में बांट लेंगे, और इस तरीके से मराठों और निजामों को प्रलोभन देकर के इसने अपने साथ मिलाकर के त्रिगुण बना लिया। अब इस त्रिगुण ने क्या किया, मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान यहां पर टीपू सुल्तान परास्त हुआ। टीपू सुल्तान की हार हुई और अब जो मैसूर राज्य है, इस मैसूर राज्य से मैसूर का आधा राज्य काट करके और आधे राज्य को अंग्रेजों, मराठों और निजामों के बीच में बराबर बराबर बांट लिया गया। ठीक है, यानी जितना मैसूर राज्य था, इस युद्ध के बाद जो इस युद्ध की जो संधियां थी, इसकी हम लोग देखते हैं पॉइंट कि इसकी समाप्ति कैसे हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। और इसकी शर्तें क्या थी, इस संधि की शर्तें अगर हम लोग देखते हैं, संधि की शर्तें थी कि मद्रास का आधा क्षेत्र अंग्रेज, निजाम व मराठा को मिल गया। ठीक है, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए हर्जाना भी देना पड़ा। ठीक है ना, यानी कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य भी मराठों को, निजामों और अंग्रेजों को देना पड़ गया और साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में भी देना पड़ा। साथ ही साथ एक बात और थी कि जब तक ये 3 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं कर देगा टीपू सुल्तान, तब तक इसके 2 पुत्र अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, अंग्रेजों के पास एक तरीके से बंधक बन के रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि जब तक इस 3 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं होती, तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के यहाँ बंधक बन के रहेंगे, एक तरीके से गारंटी के रूप में रहेंगे। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, ये एक तरीके से टीपू सुल्तान के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक रही और इसने संधि तो कर ली थी कारणवश, लेकिन पूरी तरीके से इस संधि के द्वारा शांति नहीं आ पाई। यानी कि टीपू सुल्तान हमेशा जो है अंग्रेजों से बदला लेने की प्रयास में लगा ही रहा, क्योंकि ये एक तरीके से टीपू सुल्तान जैसा एक जो शासक है उसके लिए एक अपमानजनक संधि थी। और इसी जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, इसी संधि का परिणाम हुआ जो चतुर्थ युद्ध हुआ। और ये चतुर्थ युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। तो अगर इसका कभी कारण पूछा जाता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का जो चौथा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर जो 4th वार हुआ, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सीधा सिंपल से यही है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये एक अपमानजनक संधि थी टीपू सुल्तान के लिए, और यही संधि ही कारण बनी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक, इस युद्ध में मैसूर का नेतृत्व कर रहा था टीपू सुल्तान, और जो अंग्रेज है इसमें जो है गवर्नर इस समय बन गया वेलेस्ली, जो कि 1798 में भारत आया, 1805 तक रहा। अपनी सहायक संधि के लिए ये जाना जाता था। 1798 ईस्वी में वेलेस्ली जब आया गवर्नर बनकर के भारत, तो इसने सबसे पहले टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू सुल्तान ने उस सहायक संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और ये भी एक मुख्य कारण रहा
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है। पराजित होकर के श्रीरंगपट्टनम के किले में जाकर शरण ले लेता है। वेलेजली के द्वारा 15 दिनों तक श्रीरंगपट्टनम के किले का घेरा डाला जाता है और आखिरकार वहीं पे श्रीरंगपट्टनम में ही युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए टीपू की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क शासक को, ठीक है, जैसे इस टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, अब टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात वही वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क उत्तराधिकारी, एक अल्पवयस्क युवक को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, ठीक है। वाडियार वंश के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी को शासक बना दिया जाता है और शासक बना करके 1799 में अंग्रेज इसके साथ सहायक संधि कर लेंगे, ठीक है। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा कि 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ये उसी वाडियार वंश जिसका सबसे चिक्का कृष्ण राज्य, उसी के चिक्का कृष्ण राज्य के ही एक अल्पवयस्क उत्तराधिकारी को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया जाता है और एक तरीके से कठपुतली शासक के रूप में बैठा दिया जाता है, जिसके पीछे की शक्ति कौन है, अंग्रेज हैं। और फिर इस अल्पवयस्क शासक जिसका नाम कृष्ण राय था, इस अल्पवयस्क शासक के साथ जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो सहायक संधि कर लेता है और इस तरीके से सहायक संधि के द्वारा इस मैसूर राज्य को भी अंग्रेजों के साथ मिला लिया जाता है, अंग्रेजों के नियंत्रण में ले लिया जाता है। और इस तरीके से हमने देखा जैसे बंगाल ने अपना अस्तित्व खो दिया, उसी तरीके से मैसूर भी अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया और अब मैसूर ने भी अपना अस्तित्व खो दिया, या फिर हम कहें कि मैसूर पर भी नियंत्रण किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। क्लियर है ना। तो देखते हैं हम लोग 1799 ईस्वी में सहायक संधि के द्वारा मैसूर पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग अगले अपना टॉपिक खत्म करते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे मराठाओं का उदय, कैसे एक मराठाओं का उदय होता है और कैसे जो मराठा साम्राज्य है उसका निर्माण होगा, और फिर वो मराठा जो साम्राज्य है वो मुगलों के साथ किस तरीके से संघर्ष करेंगे, साथ ही साथ कैसे आंग्ल मराठा युद्ध हुए और जो ब्रिटिश है वो मराठाओं के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू।